हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 1, जिसमें बहुत सारे बच्चों को अभी भी दिक्कत हो रही है कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं और उसके पहले केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे हैं। एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, वहाँ भी बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो हम सब कुछ करने वाले हैं। पहले हम लोग पूरा चीज़ों को समझेंगे कि रिएक्शन लिखते कैसे हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, और जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन उस पर भी देखेंगे किस किस टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और क्वेश्चन भी देखेंगे, पूरा एनसीईआरटी की जो बैक साइड क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आप बने रहो और देखते रहो। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, और इन्हें कहीं मैंने देखा है, शायद पता नहीं कौन है। तो सबसे पहले करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन एनसीईआरटी। होपफुली आपको दिख रहा होगा ये साफ साफ। लेट मी चेक। यस। तो सबसे पहले करेंगे बैलेंसिंग। लेकिन बैलेंसिंग के भी पहले एक चीज़ है जो बहुत सारे बच्चों को बेसिक्स अभी नहीं पता है कि रिएक्शन को लिखते कैसे हैं। तो केमिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं तो हमारे को थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए पीरियडिक टेबल की। पीरियडिक टेबल की नॉलेज होने से आपको मालूम पड़ता है कि हम किसी दो एलिमेंट को कैसे कंबाइन करते हैं और जो कंपाउंड बनाते हैं तो कैसे बनता है। ठीक है, तो टेबल तो खैर आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कुछ चार्जेस बता रहा हूँ मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, जिसको अगर हम लोग जान जाते हैं, चार्जेस को अगर समझ जाते हैं, हम याद कर लेते हैं, तो हमारे को रिएक्शंस लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास पोटासियम है तो उसके ऊपर चार्ज होता है K+, और सोडियम के ऊपर भी प्लस होता है, लेकिन Mg के ऊपर 2+ होता है। ठीक है ना। अब चार्जेस अगर हमको मालूम है, देखो रिएक्शन की सेटिंग कैसे करते हैं ये मालूम हो जाएगा। सपोज मेरे को Cl- आयन गिवन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के ऊपर 2- आयन होता है, वो भी गिवन है, और ब्रोमीन की बात करें उसके ऊपर भी -1। किसी भी हैलोजन पे चार्ज -1 होता है। ठीक है। और मुझे बोला गया है कि मुझे बनानी है पोटासियम क्लोराइड। क्या बनानी है? पोटासियम क्लोराइड। अब ये लैंग्वेज में तो गिवन है, लिखा हुआ है पोटासियम क्लोराइड बनानी है, बट हाउ टू फॉर्म दिस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? पोटासियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? हाउ टू राइट द फॉर्मूला? तो पोटासियम हमें मालूम है K होता है, क्लोराइड मालूम है Cl होता है, तो बहुत सारे बच्चे K+Cl करके कर देंगे, KCl2 ऐसा कुछ लगा देंगे Cl2, या बहुत सारे बच्चे लिख सकते हैं K2Cl। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं KCl4। ये नंबर का क्या चक्कर है और कहाँ से आता है? तो सबसे पहले बात आपको ये समझनी है कि जब हम पोटासियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो हमें चार्जेस मालूम है पोटासियम का K+ यानी कि +1 है, क्लोराइड का चार्ज क्या है? Cl- है। इनके चार्जेस सेम है बट नेचर अपोजिट है, +- है ना। चार्ज तो सेम है ना, +1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, लेकिन एक में प्लस एक में माइनस। तो इस तरह के चीज़ों में जब आपका चार्जेस सेम हो तो सीधा सीधा कंपाउंड बनता है KCl। ठीक है, पोटासियम क्लोराइड बन गया। और अगर आपको बनाना हो सपोज पोटासियम ऑक्साइड, तो पोटासियम और ऑक्सीजन दोनों का चार्ज मुझे मालूम होनी चाहिए, K+ एंड O-। तो K के ऊपर क्या है? सिंगल प्लस है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है। तो कैसे जोड़े हम इन दोनों को? K के ऊपर क्या है? प्लस है, O के ऊपर 2 नेगेटिव है। तो ये जो नंबर है दोनों का सेम होना चाहिए, तभी कोई कंपाउंड बनता है। तो सेम कर देते हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ भी आप 2 लगा दो, पोटासियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये K2+ हो गया, 2- हो गया। अब हम कंपाउंड बना सकते हैं, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा K2O। दिस इज पोटासियम ऑक्साइड। ठीक है ना। अगर आपको बोला जाता है सपोज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको बनाने को बोला जाता है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? मैग्नीशियम
ऑक्साइड मुझे बनाना। देखो दोनों के ऊपर नंबर सेम है, तो जब नंबर सेम हो ना ऑलरेडी और प्लस माइनस में हो तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा हमें प्लेस कर देना है, दैट्स इट। Mg और O बन गया MgO, ठीक है ना। जब नंबर सेम हो तो कोई मेहनत ही नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि एक तो Mg है, इसको Cl के साथ मिलाना है, लेकिन Mg के ऊपर 2 प्लस है, Cl के ऊपर -1 है, ठीक है ना। Mg के ऊपर 2 प्लस है और Cl पे -1 है, तो दोनों नंबर तो सेम नहीं हुए। यहाँ 2 प्लस है तो यहाँ भी 2 माइनस होनी चाहिए, तभी कंपाउंड फॉर्म होगा। तो आप क्या करोगे, Mg लिखोगे और क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या बनेगा, ये MgCl2 बनेगा। और क्लोरीन जो होता है या कोई भी हैलोजन होता है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लोग उनको Cl2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये बना MgCl2, ठीक है। अब अगर बोला जाए एल्युमिनियम क्लोराइड बनाइए, आपको क्या बोला गया है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाइए, एल्यूमिनियम क्लोराइड। लेकिन अगर आपको एल्युमिनियम का चार्ज नहीं पता, क्लोराइड का चार्ज नहीं पता, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम का चार्ज कितना होता है, 3 प्लस होता है एल्युमिनियम का चार्ज, ठीक है। और Cl पे -1 होता है, नंबर तो अलग अलग हो गया, हमें नंबर को सेम करना पड़ेगा। यहाँ 3 है तो क्लोरीन के पास भी 3 होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्लोरीन के पास, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा AlCl का 3, दिस इज एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो आपको ये सारे चार्जेस मालूम होने चाहिए, तभी आप आगे कुछ बना पाओगे कंपाउंड ऐसे, या फिर लिख पाओगे कंपाउंड, ठीक है। तो मैं कुछ चार्जेस आपको लिख देता हूँ जो 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लो। चार्ज की लिस्टिंग में कुछ बता रहा हूँ आपको बच्चों, ध्यान से इसको लिख लोगे तो आपके बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लिथियम, ठीक है, लिथियम पे प्लस, सोडियम पे भी प्लस, ठीक है, पोटासियम पे प्लस, मैग्नीशियम पे 2 प्लस, लेड पे 2 प्लस, एल्यूमिनियम पे 3 प्लस, जिंक पे 2 प्लस, कॉपर पे +1 भी होता है, +2 भी होता है। सो आपको बी केयरफुल रहना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है कॉपर में, ठीक है। आयरन के लिए भी बात करें तो 2 प्लस या फिर 3 प्लस होता है आयरन के लिए भी। और बेरियम भी आपको मिलने वाला है, तो बेरियम पे 2 प्लस होता है, पी भी, लीड पे भी 2 प्लस होता है। तो ये सब कंपाउंड है आपको जनरली मेटल वाले हैं, जो मेटल होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो ये सारे मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सारे मेटल्स हैं। और भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने मेमोरी बेस पे लिखने की। और अगर निगेटिव की बात करें तो निगेटिव वाले भी आपको मालूम होने चाहिए। कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन -1, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है। हाइड्रोक्साइड अगर है, हाइड्रोक्साइड कहीं लिखा हुआ है OH माइनस आयन होगा हाइड्रोक्साइड। और कार्बोनेट भी आपको मिलने वाला है, CO3 2 माइनस, सल्फेट मिलने वाला है 2 माइनस, ठीक है ना, इसका नाम भी लिख देता हूँ मैं, सल्फेट। CO3 क्या है, कार्बोनेट, कार्बोनेट, और ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, OH माइनस, कार्बोनेट, SO4 2 माइनस, ये सबों के चार्ज भी मालूम होने बहुत बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अगर इतना आप कर लेते हो तो कोई रिएक्शन छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना, कोई भी रिएक्शन छूटने वाला नहीं है। नाइट्रेट भी आपको आ सकता है, NO3 माइनस होता है, NO3 सिंगल माइनस, ठीक है, नाइट्रेट। और कुछ नहीं छूट रहा है। कैल्शियम 2 प्लस होता है, यहाँ पर प्लस वाला है, तो कैल्शियम 2 प्लस लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारा का सारा आप हो गया है।
ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको मिला करके कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो खुद से, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा बैलेंसिंग। इसको नोट कर लो प्लीज़, जल्दी जल्दी नोट कर लो फटाफट। ये थोड़ा नीचे आ गया है NO3 माइनस को, तो मैं ऊपर कर देता हूँ। NO3 माइनस नाइट्रेट, NiT नाइट्रेट। हाइड्रोजन भी +1 में लेते हैं, H+1, ठीक है। प्लीज मेक ए नोट। तो हम लोग कुछ कर लेते हैं बैलेंसिंग वाले काम, ठीक है। बैलेंसिंग वाले काम जैसे बोला गया बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको मैं एक मेथड बताने वाला हूँ। देखो जनरली तो बच्चे क्या करते हैं, देख करके बैलेंस कर लेते हैं। कभी कभी अगर कॉम्प्लेक्स आया जिसमें कि दिमाग काम नहीं करे, इधर का बैलेंस करते हैं तो उधर का ख़राब हो जाता है, उधर का बैलेंस करते हैं तो रिएक्टेंट का ख़राब हो जाता है। तो मैं एक आसान सा आपको मेथड बता रहा हूँ, उस मेथड को आप सीख लो तो क्लास 10th क्या क्लास 11 12th कॉलेज में भी आपको काम आएगा, अगर आप साइंस लेते हो तो, ठीक है। तो एक मेथड है जो काफ़ी यूज़फुल है, मैंने भी सीखा था जब मैं क्लास 11 में था, तो काफ़ी आज तक यूज़फुल है, आज तक बहुत कम बच्चों को मालूम है। देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप एलिमेंट्स के नाम लिख लो, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। छोटा रिएक्शन लिया है मैंने ताकि आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझा पाऊँ, ठीक है। बोलोगे सर ये तो देख के कोई भी रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, आप क्यों बता रहे हो, ये बहुत बच्चों वाला है। लेकिन आपको मेथड पे फोकस करना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस मेथड को आप किसी भी बड़े रिएक्शन में भी आप अप्लाई करना, ठीक है। ध्यान से देखो, सोडियम और ऑक्सीजन, इन्हीं दो एलिमेंट से पूरा रिएक्शन में हो रहा है, और तो कोई तीसरा एलिमेंट है ही नहीं। तो आप एक काम करोगे, सोडियम वाले कंपार्टमेंट को नाम दे दो A, इस पूरे को नाम दे दो B, इस पूरे को नाम दे दो C, ठीक है। A B C नाम दे दिया हम लोगों ने। ए वाले में, ए वाले जो बॉक्स है उसमें सोडियम सिंगल टाइम है, सिंगल है, Na सिंपल है, तो क्या लिखेंगे, ओनली A लिखेंगे। और कहीं भी लेफ्ट साइड में एरो के पहले कहीं भी सोडियम है ही नहीं, राइट साइड में सोडियम है। तो राइट साइड में जाने के लिए मुझे ऐसा देना पड़ेगा, इक्वलिटी का साइन। सी वाले बॉक्स में यहाँ पर सोडियम कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना। आपके नंबर दिख रहा है ना, मैं ब्लैक कर दूँ इसको। दिस इज A, दिस इज B, ये पूरा B ले लिया मैंने, दिस इज C, ये पूरा C ले लिया मैंने, A B C, ठीक है। ब्लैक कर दिया, दिख रहा है आपको ब्लैक। वाइट ही ठीक था, वाइट ही ठीक था क्या, ये वाइट ही कर देता हूँ, घबराओ नहीं, घबराना नहीं है अपन को। दिस इज A, दिस इज पूरा B, दिस इज पूरा C। तो C वाले में सोडियम 2 टाइम्स है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2C। ऑक्सीजन की बारी, B वाले में ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2B। C वाले में ऑक्सीजन सिंगल है, क्या लिखोगे, सिंगल C। दैट्स इट। हमेशा, अब इसके बाद इक्वेशन पूरा लिखने के बाद हमेशा आंख बंद करो और लिखो A = 1, ऑलवेज, ऑलवेज लिखो, ऑलवेज पुट A = 1। मैं तरीका बता रहा हूँ बच्चा, सीख लो इसको। ऑलवेज A = 1, तो A1 मैं लिखूंगा तो मुझे C की वैल्यू मिल जाएगी, C की वैल्यू मिल गई 1/2। अब मैं वापस रिएक्शन में जाऊंगा, A B C की वैल्यू डाल दूंगा, B की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। C की वैल्यू 1/2 है, 1/2 है, तो B की वैल्यू 1/4 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं Na, B की वैल्यू 1/4, C की वैल्यू 1/2, ठीक है ना। ये बैलेंस हो चुका है बच्चों। लेकिन इसमें हमें फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर में नंबर नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, 2 और 4 मिल रहा है ना। तो 2 और 4 का कॉमन नंबर क्या है,
एलसीएम ले तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो मुझे क्या मिलेगा, 4Na प्लस 4 इंटू 1/4 तो O2 मिल जाएगा, 4 इंटू 1/2 तो 2 मिलेगा। ये मिल गया मुझे बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है ना, ये बैलेंस्ड रिएक्शन मिल गया। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, घबराओ नहीं, और भी करके देखेंगे, इसको नोट कर लो। ठीक है, एक और करके देखते हैं। ये MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl प्लस MgCl2 प्लस वाटर, इसको भी बैलेंस करके देखते हैं। आप लोग ट्राई करो एक बार। ट्राई कर रहे हो, वीडियो को पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले आप नाम दे दो, ठीक है, इसको नामकरण कर दो। इसको आप नाम दे दो A, इस पूरे को नाम दे दो B, इस पूरे को नाम दे दो C और इस पूरे को नाम दे दो D। ABCD नाम दे दिया ना, पूरे को नाम दे दो। दिख रहा है बच्चों, साफ साफ चेक करना पड़ता है मुझे बार बार। ABCD, ठीक है ना। हाँ चलो, अब साफ दिख रहा है। ABCD हम लोगों ने सबका नाम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स है। एक तो मैग्नीशियम है, दूसरा क्या है, देख देख के बोलते जाओ, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और Cl है। 4 ही तो एलिमेंट है, Mg है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और Cl है, ठीक है। और तो कोई चौथा है क्या, 5वां है क्या, नहीं है। अब ध्यान से देखो, A वाले में ये Cl लग रहा है ना, कुछ और तो नहीं लग रहा है। दिस इज Cl ओनली, दिस इज व्हाट, Cl, क्लोरीन। अब देखो A वाले में Mg कितना, सिंगल टाइम है, Mg इज ओनली सिंगल टाइम, तो मैं सिर्फ A लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद राइट साइड चला गया तो C में Mg सिंगल टाइम है, तो ये C है, ठीक है। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, A वाले में 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ लिखेंगे 2A, और कहीं है और कहीं नहीं है। जब भी राइट साइड जाते हैं ना, तो यहाँ पे इज इक्वल टू देते हैं, फिर राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पर D वाले में सिंगल ऑक्सीजन है, तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ D, ठीक है, D वाले में सिंगल ऑक्सीजन। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो A वाले में 2 हाइड्रोजन है ना, A वाले बॉक्स में 2 हाइड्रोजन है, तो क्या लिखेंगे, 2A, 2A लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या करें, हाइड्रोजन, B में भी तो हाइड्रोजन है, B में भी तो हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, प्लस B, 2A प्लस B। D वाले में क्या है, अगेन 2 हाइड्रोजन, तो क्या लिखेंगे, 2D, 2 हाइड्रोजन मीन्स 2D। क्लोरीन की बात करते हैं, तो B वाले में क्लोरीन कितना है, सिंगल B है, और C में क्लोरीन 2 टाइम है, तो यहाँ पर 2C लिखेंगे, ठीक है ना। तो 4 इक्वेशन बन गए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आंख बंद करके A इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो A इज इक्वल टू C है, यानी कि C भी 1 हो गया, C भी तो 1 हो गया, A 1 तो D की वैल्यू 2, ठीक है। A D C तो आ गया, B फाइंड कर लेते हैं। A की वैल्यू 1 तो 2 हो गया, 2 प्लस B इज इक्वल टू D की वैल्यू 2 है, सो 2 इंटू 2, तो B की वैल्यू हो गई 2। A B C D चारों आ गए ना, A B C D सबकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो वापस रिएक्शन में आ जाओ, और क्या लिखेंगे हम लोग,
इसको हटा दो सबको, mg OH का होल ट्वाइस, ठीक है। B की वैल्यू यहाँ 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2HCl। C की वैल्यू 1 है तो MgCl2। D की वैल्यू यहाँ क्या है 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2H2O। हो गया बैलेंस, दिस इज कंप्लीट बैलेंस। अब चेक कर लो, सिंगल Mg इधर भी सिंगल Mg, बैलेंस है। 2 ऑक्सीजन इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर भी है, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है एरो के पहले, एरो के बाद भी 4 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है एरो के पहले, 2 क्लोरीन है एरो के बाद। हो गया ना सारे बैलेंस, प्लीज मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, तो एक और करके देख लेते हैं, ठीक है। जितनी मर्जी आप उतनी कर लो, इस मेथड को अगर आप सीख गए तब तो मज़ा आ जाएगा। एक और करके देख लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस पूरे को आप नाम दे दो A, इस पूरे को आप नाम दे दो B, इस पूरे को आप नाम दे दो C, ABC, ठीक है ना। इस पूरे को हम लोगों ने नाम दे दिया। अब क्या करें, इक्वेशन लिखते हैं जो पहले लिख रहे थे हम लोग। A वाले में सिंगल ऑक्सीजन है, सिंगल A लिखेंगे, एरो यानी कि इज इक्वल टू B में चले गए हैं तो 2B, एल्युमिनियम 2 टाइम्स है ना इसीलिए। ऑक्सीजन यहाँ 3 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे 3A, इधर भी ऑक्सीजन 3B, इधर है C, सिंगल वाला C क्योंकि सिंगल टाइम है। हाइड्रोजन 3A है इज इक्वल टू 2C है। हो गया ABC। नाउ ऑलवेज पुट A इज इक्वल टू 1 तो क्या मिलेगा, A 1 यहाँ डाल दो तो B की वैल्यू क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, ठीक है ना। A1 1 इक्वल टू 2B तो B की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा 3, A की वैल्यू 1 डाल दिया मैंने और B की वैल्यू 1/2 है प्लस ऑफ C, तो 3 - 3/2 तो 6 - 3, 3/2 हो गया C, ABC की वैल्यू आ गई मेरे पास। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू हाफ, C की वैल्यू 3/2, यहाँ डाल देते हैं। एल्यूमिनियम Al OH का होल थ्राइस, B की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ लिखेंगे 1/2 Al2O3, C की वैल्यू 3/2 है तो यहाँ 3/2 H2O डाल देंगे, ठीक है ना, 3/2 H2O, दिस वन। तो डिनोमिनेटर में यहाँ 2 2 2 है तो क्या करेंगे हम लोग 2 टाइम्स Al OH का होल थ्राइस और ये क्या होगा Al2O3 प्लस 3H2O, ये मिला। सारा बैलेंस है, 2 अल्मोनियम 6 ऑक्सीजन, 3 × 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन हो गया ना टोटल। हाइड्रोजन 6 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 है, सारा का सारा बैलेंस, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। होपफुली आप लोग ये मेथड सीख गए होंगे। ये भी आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोग रिएक्शन लिख लो, होमवर्क के तौर पे करना और मुझे ABCD की वैल्यूज निकाल के बैलेंस करके ना कमेंट सेक्शन में आंसर भेजना। इसके बाद हमारे को पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो मेनली 5 टाइप्स है हमारे पास, होपफुली आपको दिख रहा होगा 5 टाइप्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला क्या है कॉम्बिनेशन, यानी कि नाम से लग रहा है ना कंबाइन होता होगा, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है बच्चों, है तो आसान। तो करके देखते हैं, करके देख लेते हैं, सबको डिफाइन भी कर लेते हैं, सबके एग्जाम्पल भी एक एक आपको याद करने हैं।
तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। आप लोग साथ साथ अगर लिखते जाओगे तो पूरा का पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा आपका, है ना। खुद से लिखना चाहिए नोट्स सारे के सारे, ताकि आपके हाथों से लिखा हुआ आपको समझ के आपने खुद से लिखा है, दैट मीन्स आपको बहुत लंबे टाइम तक याद होने वाला, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जो आलसी बच्चे होते हैं ना, किसी नोट्स मांगते रहते हैं, उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता है। चलो नोट्स मांगना तो लास्ट ऑप्शन होता है, लेकिन पहले कोशिश करनी चाहिए कि खुद से लिखनी, खुद से अपनी हैंड राइटिंग में समझ के खुद से लिखना चाहिए। तो आप लिख लो, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है ना। देखो मैग्नीशियम, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, क्या मिल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। तो आपको एक एग्जाम्पल कम से कम याद होनी ही चाहिए। डेफिनेशन तो कोई भी लिख लेगा, है ना, लेकिन एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। दूसरा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नाम से ही लगता है डिकम्पोज हो रहा है, कोई ब्रेकडाउन हो रहा है। दोज रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है, नाम ही है डिकम्पोजिशन, तो टूट रहा है। कॉम्बिनेशन के जस्ट अपोजिट होता है। तो आप देख सकते हो कि डिकम्पोजिशन कैसे कैसे हो सकता है। हम किसी कंपाउंड को अगर हीट दे दें तो हीट की वजह से टूट जाए, उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। लाइट की वजह से भी टूट सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी टूट सकता है, तो इसको बोला गया इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करेंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसमें आयंस सेपरेट हो जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, टूट गया, बॉन्डिंग टूट गई। यहाँ क्या था? CaCO3 था, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया, राइट, डिकम्पोज हो गया, ब्रेक हो गया। तो एक तो हीट वाला आप याद कर लो, थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट से ब्रेक डाउन हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन हो जाता है, तीसरा लाइट से ब्रेक डाउन हो जाता है। लाइट भी तो रिएक्शन को चेंज करने में, रिएक्शन को अफेक्ट करने में हेल्प करता है लाइट। अब यहाँ देखो AgCl था ना, वाइट कलर, तो सबके लिखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कलर। AgCl पहले वाइट होता है, लेकिन जब इसको लाइट मिलता है ना, सनलाइट भी हो सकता है, वो जनरल लाइट भी हो सकता है, लाइट उसको मिलता है तो देखो Ag अलग हो गया, सिल्वर, ग्रेइश वाइट अलग हो जाता है, येलोइश ग्रीन Cl2 अलग हो जाता है। सारे कलर आपको लिखने हैं, एग्जाम में आते हैं ये कलर्स। तो लाइट की वजह से भी डिकम्पोज हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट है जो आप खुद से घर में करके देख सकते हो। मैं ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हमारे को तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी याद होने चाहिए, तीन तरीके के। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही लग रहा है ना, कोई एक कंपाउंड आएगा, कोई एक एलिमेंट आएगा, दूसरे को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट प्लस Zn रिएक्ट करेगा, जिंक यहाँ पे आएगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट कंपाउंड एंड सो दैट कॉपर इज सेट फ्री और लिबरेटेड। कॉपर वहाँ से हट गया, अलग हो गया कॉपर। हाँ, कलर भी लिखना है, रेड ब्राउन कॉपर। कॉपर जब अकेला होगा तो रेड ब्राउन होगा, और जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा तो कैसा होगा, ब्लू होगा। सारे नोट डाउन करने हैं कलर्स वाली चीज़ें बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ। जिंक कैसा है, तो सिल्वर वाइट है, सिल्वरी वाइट। ठीक है ना, जिंक कैसा है, सिल्वर वाइट है। लेकिन ZnSO4 जो बनता है वो क्या है, कलरलेस है। ठीक है ना। तो आपको एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए जब भी कलर की बात होती है। कॉपर रेड ब्राउन बन गया, एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है। ब्लू क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें डालेंगे हम जिंक। ठीक है, तो ये रेड ब्राउन
कॉपर अलग से हो गया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन गया, यहाँ पे जिंक सल्फेट चला गया, है ना, कलरलेस। जिंक इज मोर रिएक्टिव, इसका मतलब है जिंक इज मोर रिएक्टिव, ये कह रहा है यहाँ पे। ऑब्वियसली जिंक इज मोर रिएक्टिव है, तभी तो कॉपर को हटा पाया। अगर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता जिंक से तो हटता ही नहीं। दूसरा देखो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जैसा हो रहा था ना इसके पहले वाले में, वो काम 2 बार होगा। Na इधर गया, Ag को हटाया, Ag इधर आ गया, यानी कि स्वैप हो गया। Ag और Na का जो पोजीशन है ना, स्वैप हो गया बिल्कुल। तो ये बन गया AgCl वाइट PPT। AgCl वाइट PPT होता है, मेक ए नोट, ठीक है। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। तो आपको डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। Those reaction in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds, ठीक है ना। 2 न्यू कंपाउंड बन रहे हैं इसमें, क्योंकि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सोडियम नाइट्रेट बन रहा है, सिल्वर नाइट्रेट, वाइट PPT अलग से दिखता है ये, ना। तो ये सब रिएक्शन आपको याद होने ही चाहिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है ना। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोजन भी हट गया तो भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया फिर भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसमें एक लाइन ऑफ ऑक्सीडेशन का रिएक्शन ये है, तो एग्जांपल है, डेफिनेशन है, लेकिन आपको रिडक्शन के लिए भी लिख लेना चाहिए। रिडक्शन के लिए मैं लिखवा देता हूँ, शायद यहाँ छूट गया है। रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन to a substance, to a substance, तो भी हम लोग बोलेंगे रिडक्शन है। और क्या बोल सकते हैं, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, ठीक है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे Cu प्लस वाटर, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, CuO प्लस H2 अलग हो गया, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये जो प्रोसेस हो रहा है Cu से CuO, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड। दूसरा है वाटर से H2 बन गया, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या बोलेंगे, H2O हैज बीन रिड्यूस्ड, H2O हैज बीन रिड्यूस्ड। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये है आपके इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट डेफिनेशन। 10 तक तो ठीक है, काम चल जाता है, अभी आपका काम चल जाएगा, लेकिन 11th में जाओगे ना तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाएगा इसे, वो 11th में बताएंगे। फिलहाल तो इससे आपका काम चल जाएगा। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, आपको देख के मालूम पड़ रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में, तो आपका 10th क्लास में तो काम चल जाएगा। 11th में थोड़ा चेंज होता है तो कोई बात नहीं, 11th में देख लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया और H2O रिड्यूस हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है ना।
ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है और ये क्या है, रिडक्शन है। दोनों एक साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसका मतलब इस रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे इसे, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन, राइट एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल तो आप याद कर लो, अभी याद हो गया, ठीक है। बुक में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक तो आपको अभी याद हो गया। प्लीज 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 मेक ए नोट। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन के और सारे एप्लीकेशन है जो हम रियल लाइफ में देखते हैं। रियल लाइफ में तो खैर इग्नोर कर देते हैं, क्या हो रहा है छोड़ो, ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हमें क्या मतलब, रिडक्शन हो रहा है तो हमें क्या मतलब। लेकिन आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रियल लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन फूड। यानी कि मेटल भी अफेक्टेड है ऑक्सीडेशन से, और हमारा फूड भी, हमारे जो फूड आर्टिकल्स हैं उसको आप ऑक्सीडाइज करोगे ना तो ख़राब हो जाता है। आपने देखा होगा कोई अगर कोई भी खाना हो, फूड स्टफ हो, कुछ दिन के लिए आप छोड़ दो तो वो ख़राब हो जाता है, उस पर फंगस लग जाते हैं, उस पर बदबू आने लगती है, ठीक है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो कभी ख़राब नहीं होगा। मून पे ले जाओ खाना को, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, खाना ख़राब नहीं होगा, वैसे अच्छा रहेगा, वो फ्रेश ही रहेगा, 1 महीने बाद भी खा सकते हो। मार्स पे ले जाओ, वहाँ भी खाना, ऑक्सीजन तो है नहीं, हाँ लेकिन हीट ज़्यादा है तो हो सकता है ख़राब हो जाए। चलो, ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल एज वेल एज ऑन फूड। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल्स इज स्टडीज एज कोरोजन। ध्यान से देखना बच्चों, द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है ना, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल्स इज स्टडीज एज कोरोजन एंड दैट ऑन फूड इज कॉल्ड रैंसिडिटी। मतलब फूड का खराब होना, फूड को ऑक्सीडाइज होना, उसको बोलते हैं रैंसिडिटी, और ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है ना। 2 चीज़ें आपने सीखा है अभी, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल मीन्स कोरोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मीन्स रैंसिडिटी, ठीक है, जो डेली लाइफ में हमारे को देखने को मिलता है। तो जब हम कोरोजन की बात करते हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually by the action of air, moisture और chemical। एसिड भी डाल दोगे ना तो भी corrode हो जाता है on their surface, otherwise air moisture से तो naturally हो जाता है, अपने आप हो जाता है। corrosion is caused mainly by the oxidation of metals by the oxygen of air, ठीक है ना। corrosion कैसे होता है, ऑक्सीजन, यहाँ तो बहुत सारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, इसलिए हम लोग भी जिंदा है। So rusting of iron metal is the most common form of corrosion। Rusting of iron is an example of corrosion. When an iron object is left in damp air for considerable time, it gets covered with red brown flaky substance called rust। तो हमने रियल लाइफ में देखा ही है, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर, एक्स का तो अमाउंट ऑफ वाटर है, कुछ भी हो सकता है, एक्स 1 से लेके 1000 तक कुछ भी हो सकता है, 2000 नंबर के लिए यहाँ पे कोई चिंता ही नहीं करनी है। वाटर मॉलिक्यूल का जो एक्स लिखा हुआ है ना, कितना भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। तो ये रिएक्शन कोरोजन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लो। रैंसिडिटी, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल is called rancidity, in which the taste or odor of the food becomes foul, unpleasant smell and taste, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, the condition produced by aerial oxidation of fats and oil in foods marked by unpleasant smell and taste is called rancidity। Rancidity spoils the food materials prepared in fat and oil, बिना फैट एंड ऑयल के खाना ही कहाँ बनता है, which have been kept for considerable time and makes them unfit for eating। सही बात है, ये खाना है, खराब हो जाता है,
ठीक है ना। तो प्रिवेंट करने के तरीके क्या क्या हैं, रेंसिडिटी से बचा कैसे जाए। बड़े बुजुर्ग कह गए ना, खाना बनाओ खाओ ख़त्म करो, है ना, बचा के नहीं रखनी चाहिए, ख़त्म कर दो तो अच्छी बात है। लेकिन ख़त्म नहीं होता है तो क्या करते हैं हम लोग, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक केमिकल होता है, यहाँ पे नाम भी है BHA, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलरेंट। कुछ केमिकल्स होते हैं जो फूड आइटम्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं, उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। मतलब ऑक्सीजन को रिएक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है अगर हम लोग ये केमिकल डाल दें तो, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज नॉट सुटेबल फॉर हेल्थ फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए तो काम चल जाता है, ठीक है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी आजकल बहुत बिकते हैं बाज़ार में। जो फूड आर्टिकल्स बनते हैं ना पैक्ड फूड में, सब में एंटीऑक्सीडेंट ही डाला होता है। सॉस हो जाए या फिर कोई भी फूड आर्टिकल्स हो जाए, उसमें आपको BHA मिलता है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, वो फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। दूसरा है नाइट्रोजन गैस में रखा जाए खाना को, नाइट्रोजन गैस जो ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। आपने चिप्स का पैकेट अगर देखा होगा तो उसमें बहुत सारा गैस होता है ना, आधा तो गैस ही होता है, आधा चिप्स होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की तरह रिएक्ट नहीं करता, नाइट्रोजन गैस नॉन रिएक्टिव होता है, वो किसी को रिएक्ट नहीं करने देगा आपस में, है ना। जब ऑक्सीजन को रिएक्ट ही नहीं करने देगा, ऑक्सीजन वहाँ बचेगा ही नहीं, तो नाइट्रोजन तो भाई बोलेगा मेरे राज में ऐश करो, चिप्स ख़राब नहीं होते मेरे राज में। चिप्स वाले लंबे टाइम पे चिप्स को रख सकते हैं पैकेट में, ख़राब नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्ट ही नहीं करता बेचारा, ठीक है ना। द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पोटैटो चिप्स एंड अदर सिमिलर फूड प्रोडक्ट्स फिल द प्लास्टिक बैग्स containing chips with nitrogen gas to prevent the chips from being oxidized and turn rancid. अब दूसरा रेफ्रिजरेटर तो भैया घर घर में है आजकल, तो गांव क्या शहर क्या सब जगह रेफ्रिजरेटर है। खाना बच गया तो डाल दो, कल खा लेंगे परसों खा लेंगे, ठीक है। वो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को डिले करता है रेफ्रिजरेशन, वो जर्म्स को पनपने का जीने का मौका नहीं देता है, क्योंकि टेम्परेचर ही कुछ ऐसा मेंटेन करता है फ्रिज कि उस टेम्परेचर में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करते हैं। द रेफ्रिजरेटर हैज़ अ लो टेम्परेचर इनसाइड इट। व्हेन द फूड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल इन इज स्लोड डाउन ड्यू टू लो टेम्परेचर, सो द डेवलपमेंट ऑफ रैंसिडिटी ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज रिटार्डेड, ठीक है ना। वो रिटार्ड होता है प्रोसेस, यानी कि खाना लंबे टाइम तक हम लोग रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सब करने के बाद हमें थोड़ा NCERT के क्वेश्चंस भी करने हैं, सो आप लोग देखते रहो और बने रहो। हाँ बच्चों, कुछ क्वेश्चन आंसर करके देखते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर तो आपको नोट से मिल जाएंगे, जो हम लोगों ने अभी बातें की हैं, जो आपको समझाई हैं कुछ चीज़ें, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो एग्जाम्पल लिए हैं तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको यही मिल जाएंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो टिपिकल हैं, जो आपको सोचना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा या खोजना पड़ेगा, तो सारे आंसर्स मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको NCERT वाले, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखना, इसको नोट डाउन करना, ठीक है। चलो, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब मैग्नीशियम का एक रिबन आता है ना, छोटा पतला सा ऐसे आता है, उसको बर्न करोगे ना जल्दी बर्न नहीं होता है ना। बर्न अगर करना हो तो उसको पहले साफ़ करना पड़ता है। क्यों ऐसा? क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ही एक्टिव है, उसको अगर हम लोग खुले हवा में छोड़ देंगे ना तो ऑक्सीजन का लेयर उसके ऊपर जमता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है ये बहुत जल्दी, ठीक है। तो उसके ऊपर एक लेयर जमता है, तो अगर आप उसको बर्न करोगे तो नहीं होगा। आप उसको अच्छे से पहले साफ़ कर लो, ठीक है ना, साफ़ करके उसका लेयर हटा लो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, फिर वो बर्न होगा। तो आंसर कैसे लिख सकते हैं बच्चों हम लोग? बच्चों के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं सर, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? When magnesium is left in the open air, it has developed magnesium oxide because it is very reactive, and layer of magnesium oxide does not allow to burn. So in order to get this magnesium burning, we have to make the surface neat and independent of magnesium oxide. Magnesium oxide वहाँ से हमें हटाना पड़ेगा उसको,
तभी जाके वो बर्न होगा। आप चीज़ें समझ गए हो तो खुद से लिख सकते हो, अदरवाइज मैं लिख देता हूँ। मैग्नीशियम इज वेरी एक्टिव। मैग्नीशियम इज वेरी एक्टिव मेटल। When left in open, its surface gets covered with MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है इसके सरफेस पे, एंड it is difficult to burn, and it is difficult to burn, so it is cleaned before burning। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप खुद से आंसर बना के लिख सकते हो। दूसरा, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखो यार लैंग्वेज के फॉर्म में है, बच्चे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। जब लैंग्वेज के फॉर्म में दिया जाता है तो उसको रिएक्शन में कन्वर्ट करने में उनको दिक्कत होती है, इसलिए मैंने पहले ही चार्ज वाला चीज़ें आपको बता दी थी। वहाँ से आप रिएक्शन लिख सकते हो और बैलेंसिंग का मेथड भी बता दिया है, आप बैलेंस भी कर सकते हो। चलो फिलहाल मैं लिख देता हूँ, बैलेंस आप कर लेना। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बन जाएगा 2HCl। ठीक है ना, बैलेंस भी हो गया ये 1। सेकेंड है बेरियम क्लोराइड अल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है ना, बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है, क्योंकि Ba 2+ होता है, Cl- होता है, सब मैं बता चुका हूँ इनिशियल्स में, स्टार्टिंग में। अल्युमिनियम सल्फेट, अल्युमिनियम 3+ सल्फेट SO4 2-, तो Al2 SO4 का होल थ्राइस, ये बनेगा अल्युमिनियम सल्फेट। ये बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस अल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, दिस वन। थर्ड है सोडियम प्लस वाटर, ये तो वायलेंट रिएक्शन होगा। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH प्लस हाइड्रोजन H2 बनता है। ठीक है ना, इजी रिएक्शन है, कर सकते हैं आप लोग, सारे स्मार्ट बच्चे हैं आप लोग। तो देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हो। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। स्टेट मीन्स सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, क्या है, वो बताने के लिए बोला गया है। तो सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड है हमारे पास। फर्स्ट बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट है Na2SO4 in water react to give insoluble barium sulfate। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एक्वस है, तो यहाँ पे AQ लिख सकते हो आप, AQ वाटर के साथ सॉल्यूशन है ना। Na2SO4 इन वाटर, यानी कि ये भी एक्वस, AQ लिख सकते हो। टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, तो आप यहाँ पे एरो दिखा सकते हो। एरो का मतलब वो सेटल हो गया है, सॉल्यूशन नहीं बना वो। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, तो यहाँ पे AQ डाल देना, NaCl का सॉल्यूशन है वो। ठीक है बच्चों, बैलेंसिंग को मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, बैलेंसिंग आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी आपको बैलेंसिंग में। सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, दैट मीन्स NaOH aqueous reacts with hydrochloric acid in water, यानी कि HCl aqueous to produce sodium chloride NaCl, sodium chloride solution aqueous and water। हो गया, देखो कितना इजी है। इसको बोलते हैं लॉलीपॉप।
What is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7? ठीक है ना, एक्टिविटी 1.7 की बात हो रही है. डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस. एक्टिविटी 1.7 अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो वहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है ना. वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो क्या मिलेगा? H2 गैस मिलेगा और O2 गैस मिलेगा. लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो कंपोजिशन को, H2O है ये, यानी कि हाइड्रोजन है वो 2 टाइम्स है और ऑक्सीजन सिंगल है. बहुत नाइंसाफी है. तो यहाँ से जो गैस भी टूट के बाहर निकलेगा ना, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, तो जो गैस हाइड्रोजन का होगा वो ज़्यादा होगा, ट्वाइस होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम है. तो गैस भी तो हाइड्रोजन का ज़्यादा निकलेगा, ट्वाइस होगा. दैट्स वाई ये आप रीजन आपको लिखना है. सिंस इन दिस फार्मूला हाइड्रोजन है ट्वाइस ऑफ द एटम, सो एटॉमिक एटम का रेशियो देखा जाए, एटम रेशियो वो क्या है? 2:1 है. सो द गैस विल बी फॉर्म्ड इन दिस रेशियो ओनली, 2:1 के रेशियो में. कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना. वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? भाई क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना. कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4 सोल्यूशन, ये ब्लू होता है. इसमें हम लोगों ने आयरन डाल दिया तो बनेगा FeSO4 ग्रीन, है ना. FeSO4 ग्रीन और ये कॉपर अलग हो गया, ठीक है. ये कलर आपको याद करना है. मैंने बोला ना, कलर सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो, आपके ना एंटीना खड़े हो जाने चाहिए. ये ब्लू है, ये ग्रीन है. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हैपनिंग इन दिस, सो कलर विल चेंज ऑब्वियसली. Give an example of double displacement reaction other than one given activity 1.7. डबल डिस्प्लेसमेंट का हम लोगों ने एग्जाम्पल भी किया था ना अभी, डेफिनेशन वाला, वो आप कर सकते हो, या फिर आप तो दूसरा लिख सकते हो, तो लिख लो Na2CO3 प्लस CuCl2, ये बन जाएगा CuCO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NaCl. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो 1-2 तो याद कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, बढ़िया. आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. पहचान लेते हैं कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है. तो आप ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा सोडियम यहाँ अकेला था, सोडियम अकेला था, इसे बाद में प्रोडक्ट में देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया. सो क्या लिखेंगे? सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड. और ऑक्सीजन के साथ मेटल आके लगा है ना, तो लिखेंगे इज रिड्यूस्ड, O2 इज रिड्यूस्ड. देखो एक जब ऑक्सीडाइज हो गया ना तो ऑटोमेटिक दूसरा तो रिड्यूस होगा ही, उसके लिए सोचना ही नहीं है. O2 इज रिड्यूस्ड. CuO प्लस H2 क्या है? Cu प्लस H2O. तो कॉपर से देखो यहाँ पे ऑक्सीजन दूर हट गया, रिमूव हो गया ऑक्सीजन, तो क्या लिखेंगे? CuO इज रिड्यूस्ड. तो ऑब्वियसली H2 विल बी ऑक्सीडाइज्ड. H2 क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है ना, H2 ऑक्सीडाइज्ड, CO रिड्यूस्ड. चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following statements about the reaction below are incorrect? बताइए आप लोग, दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ? मुझे बार बार कैमरा चेक करना होता है, कभी कभी कैमरा बंद हो जाता है ऑटोमेटिक. Which of the statements about the reaction below are incorrect? Lead is getting reduced. ध्यान से देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है, PbO से Pb बन गया, PbO से Pb बन गया, यानी कि PbO से ऑक्सीजन हट गया तो हमें क्या मिल गया?
PbO इज रिड्यूस्ड, ठीक, PbO इज रिड्यूस्ड एंड C में जाके CO2 लग गया तो कार्बन इज व्हाट, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इनकरेक्ट बोलना है, लीड इज नॉट रिड्यूस्ड, PbO इज रिड्यूस्ड, ये करेक्ट, इनकरेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नहीं, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, दिस इज गलत, ए एंड बी गलत हो गया, हमें इनकरेक्ट वाला ही चूज करना था ना, तो ए एंड बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं हालांकि ऑक्सीडाइज रिड्यूस में। कौन मैसेज कर रहा है भाई? ठीक है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम हमें हमारे को दे रहा है Al2O3 प्लस Fe। द एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो रहा है ये? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, तो बाकी आयरन फ्री हो गया, तो ये बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट्स इट, और कुछ नहीं। What happens when dilute hydrochloric acid is added to the iron fillings? Dilute hydrochloric acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी कि हमारे पास HCl है, HCl आयरन फिलिंग्स Fe। एसिड में जब भी हम लोग मेटल डालते हैं, HCl क्या एसिड है ना, एसिड में मेटल डालेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा FeCl2 प्लस ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, क्लोरीन गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ये हो गया हमारे पास ऑप्शन ए, ठीक है ना, इजी है। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड? देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द लेफ्ट और इन द राइट, मतलब इन द रिएक्शन साइड, प्रोडक्ट साइड शुड बी द सेम, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बोला इसकी ज़रूरत क्या है, वाई शुड केमिकल बैलेंस क्यों होना चाहिए? भाई ऐसा है कि हमारे पास एक लॉ है, लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। वो कहता है किसी भी रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, तो ये तो लॉ है, बात तो सही है। भाई अभी हम लोगों का मास कुछ है, मैं अगर कोचिंग क्लास चला जाऊँ वहाँ भी तो मेरा मास सेम होगा, कम तो नहीं हो जाएगा, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, तो ये इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस चीज़ को वैलिड होने के लिए बैलेंस रिएक्शन तो होना ही चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि हाँ लॉ फॉलोड तो हो रहा है, रिएक्टेंट में भी सेम एटम है, सेम नंबर ऑफ एटम है, प्रोडक्ट में भी सेम नंबर ऑफ एटम होना चाहिए, दैट्स वाई रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। तो आप समझ गए, खुद से लिख सकते हो, इसमें कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द सेम नंबर ऑफ chemical species should be in the reactant and in the product, so it should be balanced. Translate the following statements into chemical equations and then balance. Balance तो आप करना, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। ए में ओके, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू गिव अमोनिया NH3, ठीक है ना। आप लोगों को नहीं याद है, अगर किसी कंपाउंड का नाम अगर आपको यहाँ मिल जाता है तो उसको आप अंडरलाइन करके हाईलाइट करके लिख लो और उसको याद कर लो बच्चों। अमोनिया बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होगा, तो आपको मिल गया अमोनिया NH3, इसको याद कर लो, दिस इज अमोनिया। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S burns in air to give water and sulfur oxide. Water means H2O plus sulfur dioxide SO2. बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 होता है, reacts with aluminium sulfate Al2SO4 का होल थ्राइस to give aluminium chloride होता है AlCl3 and a precipitate of barium sulfate. Precipitate of barium sulfate. Precipitate means
ऐसा सॉल्यूशन बन गया है, ऐसा कंपाउंड बन गया है जो डिजॉल्व नहीं हो रहा है वाटर में, बच गया है वो, प्रेसिपिटेट उसको बोलते हैं। डी में क्या लिखेंगे, इसको लिख लो, फिर डी में क्या लिखेंगे, डी में क्या लिखेंगे हम लोग, डी में लिखते हैं, चलो, पोटासियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है ना। पोटासियम मेटल रिएक्ट विथ पोटासियम हाइड्रोक्साइड टू गिव दिस। आसान है, बैलेंस आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फर्स्ट CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे को देगा CaCO3 प्लस वाटर, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, ये होगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag अलग हो जाएगा, ठीक है ना। बैलेंस करना आसान है बच्चों, आप सब जानते ही हो, बैलेंस कर लो। एल्यूमिनियम प्लस अल्मोनियम C प्लस कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2 गिव्स यू अल्मोनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cu। बेरियम क्लोराइड BaCl2 पोटासियम सल्फेट K2SO4 गिव्स यू बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटासियम क्लोराइड KCl, ठीक है बच्चों, बढ़िया, लिखते जाओ। दिख रहा है आपको ना, साफ साफ दिखनी चाहिए, हाँ KCl। मैं दिखूँ ना दिखूँ, ये दिखनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बैलेंस केमिकल टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है, बैलेंस भी करना है, रिएक्शन भी लिखना है, ठीक है ना। तो फटाफट करते जाओ। पोटासियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, ये हमें क्या देगा, पोटासियम आयोडाइड देगा Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड Br का होल ट्वाइस है ना, बेरियम तो 2+ होता है। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 आपको क्या देगा, ZnO एंड CO2। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये दे देगा 2HCl। मैग्नीशियम प्लस HCl ये दे देगा आपको MgCl2 प्लस H2, ठीक है ना, MgCl2 प्लस H2। सब लिखते जाओ बच्चों, बैलेंसिंग आपको आता है, सिखा दिया है, फटाफट कर सकते हो। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, से गिव एग्जांपल्स। एंडोथर्मिक और क्या है, एक्सोथर्मिक। देखो बच्चों, एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिस रिएक्शन में हीट चाहिए हो, जिस रिएक्शन में रिक्वायरमेंट ऑफ हीट हो, मतलब बिना हीट के वो रिएक्शन आगे बढ़ेगा नहीं। दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व हीट, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप लिख लो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चे लोगों के मैसेज भरे पड़े, क्रैश को चल रहा है, डाउट। एंडोथर्मिक क्या लिखेंगे, दोज रिएक्शन which need heat to proceed। ऐसे रिएक्शन जिनको हीट चाहिए ना आगे प्रोड्यूस होने के लिए आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बेटे।
जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं ना, जैसे आप फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें हीट एनर्जी चाहिए, प्लांट्स को हीट एनर्जी चाहिए सनलाइट से, तभी वो फूड प्रोड्यूस कर पाएगा। तो आप वहाँ पे लिख सकते हो CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट, तो ये बनाएगा C6H12O6, ग्लूकोज तभी बनाएगा ये C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन भी बाहर छोड़ता है ये O2। इसको आप बैलेंस करोगे बच्चों, इसका ग्लूकोज बोलते हैं। दूसरा है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर निकलता हो। कोई भी बर्निंग प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, कोई भी बर्निंग प्रोसेस। तो क्या लिखेंगे, दोज रिएक्शन which give out heat energy, ठीक है ना। बर्निंग का एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे मीथेन हो गया प्लस O2, ये बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट, ठीक है ना। बर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है बच्चों। What is respiration considered an exothermic reaction? रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी हम लोग इनटेक लेते हैं ऑक्सीजन, तो हम लोग के अंदर जो फूड पार्टिकल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, यानी कि जो ग्लूकोज बना है हमारे बॉडी के अंदर वो ऑक्सीडाइज होता है और ब्रेक डाउन होता है, तभी हमारे को एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो हम लोग के पास जो रिएक्शन होगा क्या होगा, C6H12O6O2, ठीक है। फूड पार्टिकल इनसाइड आवर बॉडी गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन लेते हैं ना तो ऑक्सीडाइज होगा ये, और ये हमारे को एनर्जी देगा। ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है ना। फूड पार्टिकल से तो एनर्जी आती है हमारे को। एनर्जी कहाँ से आती है, ये डाइजेशन ऑफ फूड से एनर्जी आती है। सो वी कैन राइट, while digestion the reaction means the glucose is reacting with the intake of oxygen and we get high amount of energy, that is called exothermic reaction, है ना। ग्लूकोज, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज हो गया ये, आप ये बोल सकते हो इट इज बर्निंग ऑफ ग्लूकोज एंड वी आर गेटिंग सम एनर्जी आउट ऑफ इट। देखो आंसर को आपको समझना है, लिखना खुद से, आप समझ गए हो खुद से लिख सकते हो, सबसे अच्छा प्रैक्टिस होता है। What are decomposition reactions? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पहले ही कर चुके हैं, वहां से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन। उसने खुद ही बोल दिया सब कुछ, इसने खुद ही सब कुछ बोल दिया। ऑन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है, ठीक है, कॉपर मेटल से, तो ये बन जाएगा कितना, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। रिकवर मीन्स Ag यहाँ से बाहर निकल गया, इसी के लिए रिएक्शन मांग रहा था ये, तो हम लोग ने रिएक्शन लिख दिया। आप चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। प्रेसिपिटेशन, बहुत सारे रिएक्शन हम लोगों ने भी किए प्रेसिपिटेशन के। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि प्रोडक्ट बन जाए और वो सॉल्युबल नहीं हो, प्रोडक्ट में इतना क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट नहीं है कि उसको सॉल्युबल कर पाए, या कोई रीज़न होगा कि सॉल्वेंट उसको नॉट एबल टू मेक दिस इंटायर थिंग सॉल्युबल एंड द पार्टिकल बिकम्स नॉट सॉल्युबल इन द इंटायर सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अभी हम लोग रिएक्शन किया था एक प्रेसिपिटेशन वाला, है ना, PPT वाला। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जहाँ पर प्रेसिपिटेशन होते हैं। इसमें हम लोगों ने एक अभी किया भी था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अभी दिख जाएगा अभी आपको। पोटासियम बेरियम, ये वाला है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे कहीं मेंशन भी था प्रेसिपिटेशन वाला,
ये सी वाला, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव अल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, है ना, सी वाला रिएक्शन, ये प्रेसिपिटेट वाला ही तो था, ठीक है ना, तो इजी है। ये हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आप समझ गए होंगे। दोज रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर नॉट soluble बट सेटल डाउन इन द solution एंड नॉट soluble। लिख दूं क्या? दोज रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट फॉर्म्ड is not soluble but remain in the solution। ठीक है बच्चों, बढ़िया। Shiny brown colored eggs when the heat becomes black in air. Name this element. Shiny brown colored brown element X. ठीक है, शाइनी है, ब्राउन भी है, शाइनी भी है, ब्राउन भी है, X। हाँ बच्चों, हाँ बेटे मैं कॉल करता हूँ थोड़ा फ्री होके। ठीक है बच्चे, तो यहां बोला गया शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। शाइनी ब्राउन जो होता है ना बेटे, एक ही कंपाउंड होता है कॉपर। कॉपर जो होता है ना, शाइनी ब्राउन होता है, शाइनी ब्राउन। इसको हम लोग हीट करते हैं एयर में, इट बिकम्स ब्लैक इन कलर, CuO ब्लैक होता है, ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए। तो ये एक से मेरे पास कॉपर, ब्लैक कलर कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो इसको प्लीज मेक ए नोट कर लो पूरा, और जो भी टेस्ट है तो बिंदास आपका आंसर लिखना है और अच्छे से लिखना है, कोई भी उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। जो भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हो, बार बार पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।